इंदु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किस्मत का खेल। बड़ी डरी सहमी सी वह दो बूढ़ी आंखें यहाँ वहाँ देखती जा रही थी। आशा भरी नज़र से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वह किसी को ढूंढ रही। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठी हुई वह बूढ़ी औरत आते जाते हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर चुप करके बैठ जाती। तभी अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वह वृद्धा औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, अमित, अमित। ना जाने उसके कमज़ोर शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ती हुई हर एक डब्बे के पास जाकर आवाज़ लगाने लगी, अमित और बेटा अमित। लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। वह वृद्धी औरत धीमे कदमों से वापस प्लेटफार्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर पापड़ बेचता एक युवक उस बूढ़ी माँ को ना जाने कब से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नज़र से देखा। फिर बोली, बेटा एक बात तो बताओ, टिकट काउंटर बहुत ज़्यादा दूर है क्या? फिर उस पापड़ बेचने वाला युवक ने कहा, नहीं तो। फिर उस बुढ़िया ने दाएं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? ओह, युवक बोला, अम्मा टिकट काउंटर दाईं तरफ नहीं है, आपने बाईं तरफ देखिए, पास ही टिकट काउंटर है। नहीं, मेरे बेटे ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है। यह कहकर वह मुझे यहाँ बिठा कर गया था। अब उस युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी बुढ़िया बोली, देखो बेटा, 3 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए हुए, अब मैं क्या करूं? तभी पापड़ वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, इतनी देर से बैठी हो तो आपको भूख भी लगी होगी, लीजिए माँ जी यह खाना खा लीजिए। पापड़ वाले ने अपना खाना उनके हाथ में थमा दिया और बोला, अपने लिए खाना लाया था, खाने के लिए समय ही नहीं मिला, आप खा लीजिए। कांपते हाथों से खाना लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है। आप एक बात बताओ, आप कौन से गांव से आई हैं? आपको टिकट ले देता हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा तो वह बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। चलिए आपको बताते हैं आखिर यह बूढ़ी माँ है कौन और यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही हैं। इनका नाम मीरा देवी है, जिनके 2 बेटे राजीव और अमित हैं। मीरा जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की दूध की डेयरी संभालता और छोटा बेटा गुड़गांव में दुकान चलाता है। 2 महीने पहले ही मीरा जी की पति की मृत्यु हो गई थी। मीरा जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हालत एक काम वाली बाई की तरह थी, जो दिन भर घर का काम भी किया करती थी और बातें भी सुना करते थे। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी, लेकिन मीरा जी फिर भी मन मार कर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब मीरा जी की रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे अमित का फ़ोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फ़ोन हाथ पहुंचते और खुशी के मारे कांपते हाथों से फ़ोन लेते हुए बोली, हेलो अमित बेटा। तभी अमित की आवाज़ आई, हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहू नैना की तबीयत ठीक नहीं है, 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है।
ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मीरा देवी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर अमित बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास गुड़गांव में आ जाइए, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यह बात सुनते ही मीरा देवी जी की बहुत चिंता से होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, जल्द से जल्द गुड़गांव पहुँचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब मीरा देवी जी के पति की मृत्यु हुई थी उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब उनके दोनों बेटों और बहुओं की नज़र उनके पैसों पर थी। यह उनकी माँ से प्यार नहीं था बल्कि दिखावा मात्र था। परंतु मीरा जी अपने बेटों की इन चालों को बिल्कुल अनजान थी। एक ममतामयी माँ को तो केवल अपने बेटे बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है और बेचारा बेटा कैसे घर संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी, यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है, फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ। तो क्यों नहीं गुड़गांव ही चली जाऊँ, रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। अभी यह सब सोच ही रही थी, उनका बड़ा बेटा राजू घर पर आया तो मीरा जी बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे गुड़गांव जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर राजू जी चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब मीरा जी ने कहा कि नैना बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत बीमार है, इसलिए अमित ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे भी थोड़ा होगा और घर का काम भी संभाल लूँगी। यह बात सुनते ही राजू गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद ही नहीं आया आपके लाडले बेटे को आपकी, और आज जब आपको बीमे के पैसे मिले हैं तब वह आपको अपने घर बुला रहा है। ये सब जानता हूँ माँ, उसकी नज़र केवल तुम्हारे पैसों पर ही है। फिर मीरा जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, अमित मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ठीक है माँ, मैं आप आज ही गुड़गांव का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमे के पैसे आप मुझे देकर जाएंगे, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं, तो अब इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहाँ गई तो मुझे पूरा यकीन है कि आपसे पैसे ले लेगा। तब मीरा जी बोली, इस समय भी तुझे ऐसी बातें सूझ रही है? वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो बीमे के पैसे में से अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा निकाल कर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए मीरा जी ने कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे राजू को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही राजू और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। फिर क्या था, राजू तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को गुड़गांव भेजने के लिए टिकट खरीद के ले आया और अगले दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बिठा दिया। और एक और तो मीरा जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वह इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही हैं। गुड़गांव स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने अमित उनकी राह देख रहा था। अमित से मिलकर मीरा जी तो उसकी भलाई ही लेती जा रही थी। अमित अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू से मिलते ही मीरा जी बोली, अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, तेरी इतनी सेवा करूँगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूँगी। तभी उनकी बहू नैना भी बोली, लेकिन माँ जी, मुझे सेवा से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत। फिर मीरा जी ने कहा, तो दवाइयाँ ली क्यों नहीं? तभी नैना बोली, माँ जी, दवाइयाँ कहाँ से लेते हैं? आपके बेटे की तो कुछ कमाई ही नहीं, सारा दिन दुकान पर मक्खियाँ मार कर आती हैं। यह सुनकर मीरा जी को बड़ा दुख हुआ।
फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें दवाइयाँ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे से बना काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, तुम देखना बुखार तो यूं ही गायब हो जाएगा। मीरा जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काट कर उन दोनों को खिलाए। अब जैसे ही मीरा जी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तब नैना ने अमित से कहा, तुम्हारी माँ तो यह जहर जैसे काढ़ा पिला पिला कर मुझे सच में बीमार कर देंगे। अरे क्या करूं नैना, मैंने तो सोचा था कि माँ आएगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देगी, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था। लेकिन मुझे क्या, अपने देसी नुस्खे अपनाने शुरू निकलवाना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, कभी अमित अपनी माँ से कुछ पैसे मांग लेता तो कभी नैना किसी न किसी बहाने अपनी सास से पैसे ऐंठ लेती। मीरा जी भी उन्हें चुपचाप पैसे देती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फर्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते और बहू पर काम का ज़्यादा भार न पड़े, इसलिए इस उम्र में भी मीरा जी जैसे तैसे रसोई का सारा काम निपटा दिया करती और पूरे घर की सफाई, बर्तन धोने जैसे काम भी करवा देती थी, जैसे कि उनकी शुरू से आदत थी। इस सब से नैना तो बहुत खुश थी कि चलो बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और वैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गांव में होता था। मीरा जी दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती। लेकिन एक दिन मीरा जी का रसोई घर में काम करते करते हाथ चल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गए, जिस कारण अब वह काम नहीं कर पाती थी। सारा काम वापस नैना पर आ गया। ऊपर से जब अमित ने उनसे कहा कि माँ, इस महीने खर्च ज़्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए, तो मीरा जी बोली बेटा, मेरे पास कहाँ है पैसे। तेरे पिताजी के बीमा के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफ़ी पैसा तेरे बड़े भाई राजू ने ले लिया और उसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वह तुमने ले लिया। मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट का पैसा भी नहीं है, मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, अब मेरे पास एक पैसा नहीं बचा। अपनी माँ की बात सुनकर अमित एकाएक गुस्से में आ गया। माँ, तुमने सारा पैसा राजू भैया को क्यों दे दिया और हमारे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है और कहती वो सारा पैसा खत्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा। अब जब सारा पैसा अपने बड़े बेटे को ही देकर आई हो तो उसी के साथ रहो। तब मीरा जी बोली, तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्च क्यों करते हो। अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती तुम पर। यह बात सुनकर नैना भी बदतमीजी से बोली, ज़्यादा भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ हमारा खर्च भी बड़ी मुश्किल से होता है, अब आपका बोझ कैसे उठाएंगे। फिर अमित ने कहा, माँ, आप एक काम क्यों नहीं करती, भैया के पास गांव वापस चली जाओ। अपने बेटे बहू के मुंह से यह बात सुनकर मीरा जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह कहने लगी, बेटा, मैं तो तुम्हारे बुलावाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसे के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था। वो तो तुम ऐसे भी मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती। यह कहकर मीरा जी रोने लगी। मान जी, यह फालतू के नाटक बंद कीजिए, हमसे अपना खर्च उठाया नहीं जाता, आपको कहाँ से बिठा कर खिलाइए। नैना ने कहा तो अमित ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप अपना सामान पैक कीजिए, मैं कल आपको स्टेशन पर छोड़कर आता हूँ। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर मीरा जी अचंभित रह गए। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे राजू को फ़ोन किया और रोते रोते उसे सारी बात सुनाई। फिर राजू बोला, माँ,
हमने आपको इतने साल रखा है, तो क्या कुछ समय वह लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपका सारा बोझ हमें ही क्यों उठाए? अभी यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं रहिए। इतना कहकर राजीव ने फ़ोन काट दिया। मीरा जी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए दोनों बेटे को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है? आखिर यह दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हैं? मुझे मीरा जी अपने भाग्य को कोसने लगी कि यह दिन देखने से पहले भगवान ने उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। जिस बेटे के मोह में वह गांव छोड़कर गुड़गांव आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वह बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब मीरा जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। मीरा जी को जगाते ही अमित बोला, चलिए माँ जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी नैना बोली, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं? क्यों यहाँ रहकर हमारा खर्चा बढ़ा रही हो? फिर मीरा जी ने कहा, लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊँगी? राजीव ने तो मुझे गांव आने से साफ मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया? मैं भी देखता हूँ, चलिए मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर अमित अपनी माँ मीरा देवी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और उसके बाद टिकट लेकर आने को कहकर गायब हो गया। अब बूढ़ी माँ मीरा देवी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही हैं और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई हैं। एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे अमित का कोई तपाताप। सुबह हुई तो वह पापड़ वाला फिर से पापड़ बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वह बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफार्म पर ही निढाल सी पड़ी हुई है। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों और मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आए तो उस पापड़ वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खाना देने को कहा। तब उन्होंने मीरा जी को भी खाना दिया। मीरा जी ने भी भीख और तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी से ख़त्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, माँ जी आप कहाँ से आए हो? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर मीरा जी ने अपना सारा हाल सुनाया और कहते हुए रोने लगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटे मेरा यह हाल कर देंगे, लेकिन अब मैं किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्य के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वे लोग उन्हें एक वृद्धा आश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी जब तक आपके परिवार वालों को सज़ा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। तो मीरा जी के कहने लगी, मुझे किसी को सज़ा नहीं दिलवानी है, लेकिन मैं उस नरक में अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर अपने जीवन के बाकी दिन जैसे तैसे काट लूँगी। एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज़ कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ बाप भी उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसीलिए माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वहीं इसके कारण कुछ बच्चे उन्हें वृद्धा आश्रम तक छोड़ आते हैं तो कहीं उनके बारे में बिना सोचे समझे ही उन्हें घर से निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही घटना घटी 70 वर्ष की मीरा देवी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने भी उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? न्यूज़ कवर करके और मीरा जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सद से चले गए। मीरा जी को वृद्धा आश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे।
कि उनके पास वृद्ध आश्रम का संचालक आया और उनसे कहने लगा कि आपके बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। मीरा जी यह सुनकर बड़ी हैरान रह गई। साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार उनके बच्चों के मन में उनके प्रति प्यार उमड़ आया। परंतु जैसे ही वह बाहर आए, उन्होंने देखा कि 25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मीरा जी निराश होकर वापस जाने लगी, क्योंकि वह उस लड़के को जानती थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज़ आई। मीरा का पहचान नहीं अपने बेटे की यह आवाज़ सुनकर उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि इस नाम से तो उन्हें केवल सचिन पुकारा करता था। मीरा देवी ने पीछे की ओर देखा और विस्मय भरी नज़रों से उस लड़के की ओर देखने लगी और थोड़ी देर देखती ही रही। हाँ, यह तो सचिन ही था। उसे देखते ही मीरा जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कितना बड़ा हो गया है रे तू। 14-15 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल सचिन एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर मीरा जी और उनके पति ने उसे अपने दूध की डेयरी में काम दे दिया था। तनख्वाह के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई और पाल पोषण का खर्च भी उठाते। लेकिन जब मीरा जी के बेटे राजीव ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो सचिन पर चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से निकाल दिया। मीरा जी रोते रह गई कि मेरा सचिन ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। आज सचिन को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर मीरा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी सचिन बोला, अरे काकी, अपने सचिन को अपने पहचाना नहीं। इतना कहते ही सचिन ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो तभी मीरा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना ही बह निकली। तभी सचिन की पत्नी भी मीरा जी के पैर छूने लगी। और यह आपकी बहू है काकी, सचिन ने कहा। तो मीरा जी ने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए तभी सचिन बोला, काकी, मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। किस्मत भी कितना अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती। और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ, ताकि मैं और आपकी बहू आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के जितने दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजारा कर लूँगी। काकी, बचपन में आपने जो प्यार और सहारा मुझे दिया था, उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ। यह एहसान ही थे मुझ पर कि मैं आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य करता हूँ और आज भी आपकी भी एक भी नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए सचिन मीरा जी के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन मीरा जी के आंखों में आंसू लिए खड़ी रही। तभी अपनी पत्नी ने कहा, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर सचिन आंखों में आंसू लिए मीरा जी के पैरों में गिर गया और बोला, काकी, इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस यह एक एहसान और कर दो, हमारे साथ चलने के लिए मना मत करो। सचिन और उसकी पत्नी को यह इस तरह अनुनय करते देख मीरा जी की आंखों से प्यार भरे आंसुओं की झरना फूट पड़ा। दोनों के गले लगाकर वह खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। आज सचिन को अपनी माँ मिल गई थी और मीरा जी को परिवार का साथ। यह रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु बहुत अनमोल था। दोस्तों, माता पिता के भाग्य की यह कैसे विडंबना है जिन बच्चों के लिए वो पूरा जीवन खपा देते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर वो
बच्चे उनकी परवरिश से ही हाथ खींच लेते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह नहीं है। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंचकर माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वे बच्चे ही आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप की कदर करो, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ कमाकर आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी बुढ़ापे पर अवहेलना ना करें और उनकी खूब सेवा करें। आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉच। ठंडा पानी की शाबाश।